हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेजिलियंस पे। मैं हूं आदर्श सिंह। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बताया था कि संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और दूसरी बैठक जो हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। उनको क्यों बनाया गया था ये भी हमने बताया था। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक जब हुई थी तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, और 13 दिसंबर 1946 को तृतीय वाचन स्टार्ट हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आते हैं, और उसमें जो उद्देश्य प्रस्ताव उस दिन पढ़ा जाता है उसमें बताया जाता है कि नहीं भारत के लोगों के लिए क्या चीज़ रहेगा। ठीक है, इसकी बात हम किए थे। उसके आगे की हम बात करेंगे, जो भी समितियां थी, समितियां किस तरह से काम करती, समिति में कौन कौन लोग थे, किस प्रकार समितियों का गठन हुआ था, इसकी हम बात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं आगे की बात। उससे पहले हम आप लोगों से कहेंगे कि जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो आगे शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें और लाइक करते चलें। ठीक है, तो आज की क्लास में हम देखते हैं आगे की बात को। तो आइए चलते हैं आगे की बात जानने के लिए। हम देखेंगे सबसे पहले संविधान सभा की हम बात कर रहे थे पिछले क्लास में। संविधान सभा निर्माण की बात कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें हम बात किए थे संविधान सभा जो था उसमें संविधान सभा का निर्माण करने के लिए उसमें समितियां बनाई गई थी। समितियां कितनी थी? 8 बड़ी समितियां तथा अन्य छोटी समितियां भी बनाई गई थी। ठीक है, तो हम जो बड़ी समिति इसकी थी 8 समिति थी उसकी हम बात करेंगे। जो 8 समिति थी इसकी 8 समिति क्या थी उसको हम देखते हैं। पहली थी संघ शक्ति समिति, ठीक है, यूनियन पावर कमेटी, और उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे वो थे संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष। और दूसरा जो बड़ी समिति थी उसमें दूसरी समिति कौन सी थी? संघीय संविधान समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संघीय संविधान समिति। इसके भी अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके भी अध्यक्ष थे। और तीसरी जो समिति थी, 8 समिति की हम बात किए कि 8 समिति थी, तो 8वीं समिति में तीसरी जो समिति थी प्रांतीय संविधान समिति, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब बात करेंगे छठवें की। छठवां कौन था? प्रक्रिया नियम समिति, रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिसको क्या किया गया था? दूसरी बैठक जब हुई थी संविधान सभा की 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक जब हुई थी तो इनको बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष। यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जिनको प्रक्रिया नियम समिति भी का अध्यक्ष भी बनाया गया था, रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी। अब बात करेंगे 7वें की, राज्य समिति। राज्यों के साथ बातचीत करने के लिए समिति थी, जितने भी उस समय राज्य थे। ठीक है, राज्यों के साथ बातचीत करने का मतलब ये था कि कौन राज्य भारत में मिलना चाहता है, कौन राज्य स्वायत्त रहना चाहता है, कौन राज्य जो दूसरा देश था पाकिस्तान उसमें जाना चाहता है, तो उसके साथ बातचीत करने के लिए ये समिति बनाई गई थी, स्टेट कमेटी, कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विथ स्टेट। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब लास्ट था संचालन समिति, 8वीं संचालन, स्टीयरिंग कमेटी, और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके बारे में हम आपको बता ही चुके हैं कि ये संविधान सभा की दूसरी बैठक जब हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, तो उस दिन इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ये है डॉक्टर, ये प्रथम राष्ट्रपति भी थे, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब हम
इस समितियों में प्रारूप समिति की बात करेंगे कि प्रारूप समिति जो था उसके क्या कार्य थे, किस प्रकार से वो कार्य करता था। ठीक है, ये जो प्रारूप समिति था ये क्या था, संविधान सभा की सभी समितियों में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। ठीक है, ये जो प्रारूप समिति था जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये समिति जो है सभी समितियों में से, जो 8 समिति की हम बात किए, जो बड़ी समिति थी उसकी हम बात किए, तो बड़ी समिति में से जो प्रारूप समिति था ये सबसे महत्वपूर्ण था। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसका गठन, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। यह वह समिति थी जिससे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। ठीक है, ये समिति का काम क्या था कि संविधान जो बनेगा, संविधान जो बन रहा है उस समय रनिंग था, संविधान बन रहा था, तो उसका प्रारूप तैयार करने के लिए, उसका अगर एक तरह से कहिए तो प्रोस्पेक्टर, उसको तैयार करने के लिए प्रारूप समिति जो गठित की गई थी उसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि हमारा जो संविधान होगा वो किस प्रकार का होगा, किस टाइप का होगा। ठीक है, ये जो प्रारूप समिति थी इसके सदस्य भी थे कुछ। ठीक है, प्रारूप समिति के सदस्य, उस सदस्य में कौन कौन था, कुछ अध्यक्ष भी थे, उपाध्यक्ष भी थे। ठीक है, तो इसमें 7 सदस्य जो प्रारूप समिति थी। अब कोई भी समिति जब बनती है तो अकेले एक लोग की तो बनती नहीं है, उसमें कुछ लोग होते हैं, 1 2 4 6 10, जैसे जरूरत पड़ती है उस हिसाब से लोग उसमें होते हैं। किसी भी समिति की हम बात कर लेते हैं, वो प्रारूप समिति की नहीं, किसी भी चीज़ का गठन होता है, मान लीजिए कि राम मंदिर ही है, राम मंदिर का निर्माण होता है तो उसकी भी समिति बनी होगी, उसका भी ट्रस्ट बना है, तो उसमें भी अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, और सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, सबको अलग अलग अपना कार्य दिया गया है। तो इस प्रकार संविधान में भी था कि जब संविधान निर्माण हो रहा था तो सबको भी अपना अपना काम दिया गया कि ये आपका काम है, ये आपका काम है, क्योंकि अकेले एक व्यक्ति कोई काम कर नहीं सकता है। तो इसमें जो सदस्य थे, जो समिति थी प्रारूप समिति, उसके जो सदस्य थे, पहले थे ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, VR अंबेडकर, जिनका पूरा नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक, और दूसरा जो सदस्य थे N गोपाल स्वामी अयंगारी। ठीक है, ये दूसरा सदस्य थे। और तीसरा थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यारी। ठीक है, ये तीसरा सदस्य थे। चौथे थे KM मुंशी, डॉक्टर KM मुंशी। और पांचवे थे सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। और छठवें सदस्य थे N माधव राव, जिन्होंने BL मित्तर की जगह ली, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, ये जो N माधव राव थे ये जगह लिए थे BL मित्तर की, और BL मित्तर जो अस्वस्थ होने की वजह से उन्होंने उस समय उस समिति से इस्तीफा दे दिया था। और इस्तीफा देने के बाद उनका जगह किसी न किसी को देना ही था, तो N माधवराव को जगह दिया गया, वो अध्यक्ष, वो उस समय उसके सदस्य बने थे। और सातवें थे TT कृष्णमाचारी, इन्होंने किसका जगह लिया था? DP खेतान। DP खेतान की उसी समय मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उनका जगह खाली हो गया। खाली होने की वजह से TT कृष्णमाचारी को उस समय सदस्य बना दिया गया। ठीक है, ये 1948 में, उस समय अभी संविधान बन रहा था, तब की बात है। अब हम आगे बात करेंगे संविधान का प्रभाव में आना, कि संविधान जो है वो प्रभाव में कैसे आया, संविधान जो है आगे कैसे लागू हुआ, इसको हम देखेंगे। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है क्या किए थे? सभा में कौन सा? संविधान सभा में, संविधान सभा जो बना था, संविधान सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इस बार संविधान सब पहली बार पढ़ा गया। संविधान में उस दिन संविधान में 5 दिन आम चर्चा हुई। ठीक है,
संविधान सभा में उस समय 5 दिन लगातार आम चर्चा हुई। ठीक है, जो BR अम्बेडकर थे, ये क्या किए थे, 4 नवंबर 1948 को अपना जो है प्रारूप समिति का इनको अध्यक्ष बनाया गया था। तो जो प्रारूप समिति का जो प्रोस्पेक्टर था उसको इन्होंने कब पेश किया था, 4 नवंबर 1948 को। और उसके बाद उसी समय संविधान सभा को पहली बार पढ़ा गया था और लगातार 5 दिन तक संविधान सभा में आम चर्चा हुई। ठीक है, इतना तक समझ में आया। इसको एक बार फिर हम रिवीजन कर देंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और एक बार समझ में नहीं आया 2 बार देखिए, समझ में आएगा। चीज़ें थोड़ा सा क्या है ना कि डिटेल में है, ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या होता है कि एक क्वेश्चन आ कि हाँ संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो आगे उत्तर 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946। ठीक है, संविधान को बनने में ये अब इसका ट्रेंड खत्म हो गया, अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। तो इसी वजह से थोड़ा सा डिटेल में इस चीज़ को पढ़ाना पड़ रहा है, डिटेल में इसको देखना पड़ रहा है, क्योंकि अब चीज़ें थोड़ा सा डिटेल में अब आ रही हैं। वन लाइनर वाला समय अब धीरे धीरे इसको खत्म रखें, क्योंकि वो वन लाइनर याद करना आसान हो गया है। और ये चीज़ ऐसा है कि जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए डिटेल में पढ़ना जरूरी है। आपको उत्तर देने के लिए जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है और डिटेल में क्वेश्चन पूछ देगा तो आप बता नहीं पाएंगे। संविधान सभा पर देखिए, जो संविधान था, संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ। इसमें संविधान खंडवार विचार किया गया। यह कार्य 17 नवंबर 1949 तक चला। इस अवधि में कम से कम 7653 संशोधन प्रस्ताव आए, जिनमें से वास्तव में 2473 पर ही सभा में चर्चा हुई। देखिए, खंडवार विचार का मतलब क्या है कि उस समय जब संविधान का प्रारूप समिति आया तो प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इन्होंने अपना प्रस्ताव जो है वहाँ पे पेश कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आम चर्चाएं भी शुरू हो गई। आम चर्चा शुरू होने के बाद इसमें लोगों के प्रस्ताव भी आने लगे संशोधन के लिए, तो उसको मंगाया गया। तो 7653 संशोधन प्रस्ताव आए। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी इसमें संशोधन की ज़रूरत है, लेकिन अब इतने पे संशोधन विचार नहीं हुआ। लेकिन 2473 जो वो था संशोधन प्रस्ताव आया था, इसमें से 2473 को सभा में चर्चा हुई कि हाँ इसको संशोधन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। संविधान पर तीसरी बार, ठीक है, दूसरी बार था वो, ये तीसरी बार संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ था। डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली पास्ड प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित कर घोषित कर दिया गया और इस पर अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए। देखिए 14 नवंबर 1949 को, ठीक है, विचार होना शुरू हो गया। ठीक है, संविधान सभा के तीसरी बैठक जो तीसरी बार जब चर्चा हुई संविधान सभा में संविधान पर, और इसको फाइनली 26 नवंबर 1949 को संविधान को लागू कर दिया गया और इस पर अध्यक्ष और सदस्यों के हस्ताक्षर भी करा लिए गए। ठीक है, तो फाइनली ये 26 नवंबर 1949 को ये लागू हो गया। ठीक है, ये अंगीकृत कर दिया गया, उस दिन को ये अपनाया गया। अगर एक तरह से कहिए तो फाइनली ये बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई और तब से ये लगातार इस पे काम चल रहा था संविधान पे। संविधान सभा में इसकी चर्चा हो रही थी, संशोधन प्रस्ताव भी मंगाए जा रहे थे, लोग अपने अपने विचार भी दे रहे थे और फाइनली 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया और सबका हस्ताक्षर भी ले लिया गया। ठीक है, और अध्यक्ष का भी, जितने सदस्य थे उनका भी, और ये अंगीकृत उस दिन कर लिया गया, उसको अडॉप्ट कर लिया गया। सभा में कुल 299 सदस्यों में से जो सभा थी उसमें
299 सदस्य थे। उस दिन केवल 284 उपस्थित थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख किया गया। उस दिन, जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया, वह स्वयं को संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया। तो आइए हम इसमें देखते हैं, जो संविधान सभा गठित हुई थी, संविधान सभा में जितने मेंबर थे 299 मेंबर थे। ये काम चल रहा था और 26 नवंबर 1949 को जब ये संविधान अपनाया जाना था, जिस दिन अंगीकृत किया जाना था, उस दिन 299 सदस्यों में से मात्र केवल 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया और इसको अंगीकृत किया। ठीक है। और जब संविधान जब बनकर पूर्ण रूप से तैयार हुआ तो उसमें 395 अनुच्छेद, अब तो संशोधन करके अनुच्छेद लगभग 400 प्लस है, 444 के आसपास अनुच्छेद हो गए इस समय। और उस समय 8 अनुसूचियां थीं, जो अनुसूचियां आज 12 अनुसूचियां हो गई हैं। 4 अनुसूचियों को जोड़ दिया गया है। हम पिछले वीडियो में देखेंगे तो एक अलग से अनुसूची के बारे में वीडियो बनाया है, इस समय कितनी अनुसूचियां हैं। तो 12 अनुसूचियां जो थी अब हो गई हैं, पहले 8 अनुसूचियां थी। जब संविधान बनकर पूरी तरह से तैयार हुआ उस दिन 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। और जो प्रस्तावना था, इसको सब पूरा संविधान लागू होने के बाद इसको लागू किया गया। अब हम बात करेंगे इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का प्रवर्तन, मतलब संविधान का लागू होना। ठीक है, संविधान कैसे फिर लागू हुआ, तो उस दिन तो अडॉप्ट कर लिया गया, अपना लिया गया, अब इसको लागू भी तो करना है। कि ऐसा तो है नहीं कि नहीं इसको बना करके तैयार करके रख दिया और अपने से लागू हो जाएगा, ऐसा है नहीं, इसको लागू भी करना था। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को नागरिकता चुनाव तदर्थ संसद अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा छोटे से जुड़े कुछ प्रावधान, अनुच्छेद 5 जिसमें नागरिकता का प्रावधान है 5 से 11 तक, 5, 6, 7, 8 अनुच्छेद, ये जितने हैं ये अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, जिसमें ये निर्वाचन आयोग है, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 367, अनुच्छेद 379, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 388, अनुच्छेद 391, अनुच्छेद 392 और अनुच्छेद 393। देखिए, जो अनुच्छेद है सबको पढ़ना जरूरी है, कुछ महत्वपूर्ण जो आर्टिकल हैं उसको जानना जरूरी है। अब सब अनुच्छेद को लेकर पढ़ने लगेंगे तो उसका कोई बहुत उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। संविधान के शेष प्रावधान, ये इस दिन तो 26 नवंबर 1949 को ये जितने आर्टिकल दिए गए हैं, जितने अनुच्छेद दिए गए, इसको लागू किया गया। और जितने बाकी आर्टिकल थे 395 में से, इतने आर्टिकल के बाद बाकी जो आर्टिकल बचे थे उसको हम लागू कब हुआ था उस समय 26 जनवरी 1950 को। अगर कहिए तो पूरी तरह से जो अपना संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है। इस दिन संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है, कि मतलब इस दिन से हमारे संविधान की शुरुआत होती है। इसी दिन पूरा संविधान अपना पूरी तरह से लागू हो गया और इसको हम किसके गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। इस दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था दिसंबर 1929 में। कब? 26 जनवरी इसके बाद आता है 1930। ठीक है।
1930 जब आता है 26 जनवरी, तो उस दिन हम क्या मनाते हैं, अपना पूर्ण स्वराज दिवस मनाते हैं। तो इसीलिए हुआ कि नहीं, वो ऐतिहासिक दिन है, उसको हमेशा याद रखना चाहिए। तो इसके लिए 26 जनवरी 1950 को ये अपना संविधान लागू हुआ, और तभी से हम अपने देश में रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, और पूरे देश में इसको मनाया जाता है। संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। हालांकि अबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा। हम स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, इसकी बात हम पिछले वीडियो में किए थे, और भारत शासन अधिनियम 1935 की भी हम बात किए थे। तो ये जो अधिनियम था, इसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया, और उसके बाद अब ये एबॉलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949 ये लागू रहा। ठीक है, अब हम बात करेंगे संविधान की आलोचना, क्रिटिसाइज। ठीक है, देखिए संविधान जो है इतना बड़ा बना, इतना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लगभग 3 साल का समय लगा। ठीक है, तो भाई देखिए कोई भी काम आप करेंगे, कुछ भी हो, तो आलोचना करने के लिए लोग बैठे रहते हैं। वो चाहे कितना बढ़िया आप काम करिए, चाहे हम हो चाहे आप हो। तो अगर हम देखें तो श्री रामचंद्र जी जो थे, उनकी वो आलोचना से नहीं बच पाए, जो भगवान थे। तो हम आप तो एक आम इंसान हैं, तो हम आप कैसे बच सकते हैं। और देखिए संविधान जो अपने देश के हित के लिए ही बन रहा था, जो संविधान बना वो आज लागू भी है, उसी पे पूरा काम भी हो रहा है, सब कुछ उसी पे चल रहा है, अपना देश उसी पे टिका हुआ है। लेकिन आलोचना करने वाले उस समय भी पीछे नहीं हटे। जो आलोचना करने वाले थे वो भी पीछे, अगर हम एक तरह से कहिए, मेरा मानना ये है कि समाज जो है, समाज का एक वर्ग ऐसा भी है कि बस वो आलोचना करने के लिए ही बैठा है, वो सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए ही बैठा है, सिर्फ दूसरे की बुराई करने के लिए ही बैठा है। वो कोई भी काम हो रहा है उसका विरोध करने के लिए ही बैठा, उसके पास कोई काम ही नहीं है। उसका काम क्या है, सिर्फ विरोध करना, उसका काम क्या है, सिर्फ आलोचना करना। वो एक समाज का एक अलग वर्ग ही है। अगर हम कहें तो 100 लोगों का है एक समाज, तो 100 लोगों में मतलब कम से कम 10 लोग तो वो ऐसे हैं कि वो किसी की बात मान ही नहीं सकते। वो अलग सब कुछ, उनका अलग ही नज़रिया है देखने का, अलग नज़रिया है सोचने का, तो वो आलोचना करने के लिए बैठे। तो उस समय भी जब संविधान अपना बन रहा था, तो उस समय भी आलोचना करने के लिए लोग तैयार थे, उस समय भी आलोचना हुई। ठीक है, आलोचना करिए, और आलोचना मेरा मानना तो ये है कि आलोचना होना चाहिए किसी भी चीज़ का, चाहे हम हो आप हो कोई भी हो। आलोचना से क्या होता है कि जो उसका ओरिजिन होता है वो उभर कर सामने आता है। ठीक है, और जो आलोचना होगा क्या गलत है क्या सही है, सामने वाला, अब व्यक्ति को खुद थोड़ी पता है, हमको थोड़ी पता है अपने बारे में, या किसी को भी थोड़ी पता अपने बारे में कौन कैसा है। तो जब तक आलोचना नहीं होगा तब तक आदमी अपने आप को, मतलब उसमें बदलाव हो सकता है कि जो आलोचना कर रहा है वो सही कर रहा हो। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, इसके लिए आलोचना भी जरूरी है। तो संविधान जब बन रहा था, संविधान सभा थी, उसकी आलोचना भी किया गया था कि नहीं, जो अपना संविधान है, जो अपनी संविधान सभा है, किस प्रकार से सही नहीं है, इसको हम देख रहे हैं आगे। जो आलोचक थे उस समय थे, उन लोगों का ये कहना था कि जो हमारा ये संविधान सभा है, ये क्या है, यह प्रतिनिधि निकाय नहीं है। ठीक है, ये प्रतिनिधि निकाय नहीं है। उनका ये दलील थी कि संविधान सभा जो है प्रतिनिधि सभा नहीं थी, क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव, इसके सदस्यों का चुनाव जो है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, इसलिए ये प्रतिनिधि निकाय नहीं है। और दूसरा दलील क्या दिए थे जो आलोचक थे, संप्रभुता का अभाव, कि इसमें संप्रभुता का अभाव है। ठीक है, दिया गया था कि ये एक संप्रभु निकाय नहीं है। ठीक है, इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव द्वारा हुआ है। ठीक,
इसका निर्माण ब्रिटिश प्रस्ताव जो था इसके द्वारा हुआ है। जो ब्रिटिश वो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, तो उसके द्वारा ये चीज़ें चल रही हैं। किसका कहना था? जो आलोचक थे उन लोगों का कहना था कि नहीं, ये संप्रभुता का इसमें अभाव है, संप्रभुता की इसमें कमी है। और यह भी कहा गया कि संविधान सभा जो है इसकी जो बैठक होती थी, इससे पहले ब्रिटिश सरकार से इजाज़त लेती। जब इसका बैठक होना था तो जब तक ब्रिटिश सरकार नहीं करती थी तब तक ये इजाज़त नहीं देती थी, तब तक ये संविधान सभा अपनी बैठक करते ही नहीं थे। ये आलोचक का कहना है। जो उस समय संविधान सभा बन रहा था, उस समय जो आलोचक थे उन लोग का ये कहना था कि संप्रभुता का अभाव है। जो भी संविधान सभा की बैठक होती है, जब तक ब्रिटिश सरकार नहीं करती है तब तक संविधान सभा की बैठक नहीं होती है। अब क्या है? समय की बर्बादी वो लोग क्यों कहे हैं? क्योंकि आपको पता ही कि संविधान को बनने में लगभग 3 साल का समय लग गया था। 2 साल 11 माह 18 दिन। और ये कम समय नहीं होता है, काफ़ी लंबा समय होता है। समय लगा, लेकिन जो संविधान सभा में जितने सदस्य थे उन लोगों का ये मानना था कि संविधान हम ऐसा दें अपने देश को कि आने वाले समय में भी इसमें बहुत तोड़ मोड़ करने की ज़रूरत न पड़े, इसलिए उन्होंने बहुत समय लिया। लेकिन जो आलोचक तो आलोचक होते हैं, उन लोगों की तो बात ही अलग है। तो वो लोग कहे कि नहीं, समय की बर्बादी है, इतना लंबा समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है, इसमें कहीं ज़रूरत से ज़्यादा समय ले लिया गया है। ठीक है, उन्होंने ये भी दलील दी कि जो अमेरिका का संविधान है, अमेरिका का संविधान जो है मात्र 4 माह में अपना काम पूरा कर लिया था। जो अमेरिका का संविधान था उस 4 माह में पूरा कर लिया था। इस प्रकार की दलीलें दी गई थी। अपने देश का जो संविधान बनाने में लंबा समय लगा था, इसके प्रति आलोचकों ने दिया था। और चौथा था कांग्रेस का प्रभुत्व, कि इसमें कांग्रेस का बोलबाला है, कांग्रेस का दबदबा है। ये दलील दी गई थी आलोचकों द्वारा। और उसमें ग्रेनुल आस्टिन की हम बात कर लें। ग्रेनुल आस्टिन, ठीक है, ये क्या कहा था कि संविधान सभा एक क्या है? दलीय देश का एक दलीय निकाय है। ये मतलब कांग्रेस है और कांग्रेस का ही ये निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। उन्होंने पूरे सभा को, संविधान सभा को ही कांग्रेस बना दिया और कांग्रेस को ही भारत बने। उन्होंने कहा कि सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। इस प्रकार कौन कहा था? ग्रेनुल आस्टिन। ठीक है, अब 5वां था वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व। इसको वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? वकीलों का स्वर्ग। वकीलों का स्वर्ग और वकीलों का बोलबाला इसलिए कहा जाता है कि ये जो शब्द है थोड़ा सा कठिन था, लोगों को समझना थोड़ा सा कठिन था। आज भी लोगों को बहुत ऐसा शब्द है जिसको समझना कठिन है, लेकिन उतना भी कठिन नहीं है कि लोग समझ नहीं पाए। तो इसके वजह से इसको वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व कहा गया कि जितने भी नेता हैं, जितने भी वकील हैं, उन लोगों का इसमें बोलबाला है। इसमें अन्य वर्ग का जो समाज है उनको प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल पाया था। ठीक है, और इसकी जटिल भाषा, इसका मुख्य वजह क्या था? जटिल भाषा इसलिए कहा गया ये वकीलों का, और क्योंकि जो वकालत करता है वो इस भाषा को आसानी से समझ लेगा और बाकी एक सामान्य व्यक्ति के लिए थोड़ा समझना कठिन होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं होता है, इसको आप समझ सकते हैं। लेकिन आलोचक का कहना था, आलोचक के हिसाब से अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि आलोचक क्या बोल रहे थे। लास्ट हम बात करेंगे 6वां जो है हिंदुओं का प्रभुत्व। बहुत तरह के आलोचक थे, लेकिन कुछ मुख्य आलोचक थे उसको हम इसमें लिए हैं। हिंदुओं का प्रभुत्व, इसमें यह बताया गया कि इस सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था। जो संविधान सभा बनी थी, इसमें जितने सदस्य थे, इसमें सबसे अधिक अगर हम बात करें तो हिंदुओं को सदस्य बनाया गया था। ये आलोचक ऐसा कह रहे हैं कि हिंदुओं का प्रभुत्व था, हिंदुओं को
इसको सभा में सबसे अधिक सदस्य बनाया गया, ये हिंदुओं का निकाय है। विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। जो संविधान सभा थी, भारत का एक बड़ा जो समुदाय था हिंदू, उसका प्रतिनिधित्व किया है। कौन बोला था? विंस्टन चर्चिल ने। तो आलोचक अपने प्रकार से इसका वर्णन किए हैं, आलोचक अपने हिसाब से इसको बताए हैं। अब लास्ट में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है इसको हम देखेंगे। और अभी तक हम बात किए हैं प्रारूप समिति की, और जब संविधान सभा बना उस समय जो बड़ी समितियां थी, कुछ छोटी समितियां थी, तो जो उसमें बड़ी समितियां थी 8 समितियां, हम 8 समितियों की बात किए, ठीक है। और उसके बाद संविधान अपना कब लागू हुआ उसकी हम बात किए, पूरी तरह से कब अपनाया गया इसको हम लागू किए, वो देखे हैं। 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ इसको भी हम देखे हैं। संविधान सभा को पूरी तरह से लागू कर दिया गया कब? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और इसके उस समय के जितने आलोचक थे उन लोगों का क्या कहना था इसको भी हम देखे हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य जो है इससे क्या रिलेटेड, जो भी रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है इसको हम देखते हैं। अगर हम बात करें फैक्ट की, तो संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। प्रतीक मतलब मुहर, चिन्ह जो है, संविधान सभा जो थी वो हाथी को चिन्ह के रूप में अपनाया था, ठीक है। सर BN राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार का मतलब कानूनी सलाहकार, लीगल एडवाइजर, अगर हम इसकी बात करें तो ये लीगल एडवाइजर, ठीक है, के रूप में नियुक्त किया गया था। BN राव को लीगल एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया था। HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को ये क्या थे? भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। कलीग्राफर जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, तो इन्होंने हस्तलिखित लिखा था इसको, संविधान को। तो ये क्वेश्चन कभी कभी बनता है, जो फैक्ट है ना, इससे क्वेश्चन कभी कभी बनता है। अब तो आना थोड़ा सा कम हो गया है फैक्ट वैसे यूपी PCS में ज़्यादा फैक्ट पूछता है, लेकिन UPSC की अगर हम बात करें तो UPSC में फैक्ट नहीं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। बाकी वनडे जितने एग्जाम होते हैं उसमें फैक्ट का क्वेश्चन आता है, 1 लाइनर आता है उसमें, लेकिन UPSC अब 1 लाइनर एकदम पूछती नहीं है। उसका जो क्वेश्चन होता है थोड़ा सा घुमा के रहता है, कंसेप्चुअल होता है। तो इस कोर्स को कंसेप्चुअल पढ़ाने का मकसद ही यही है कि जो चीज़ है वो थोड़ा सा डिटेल में हो। डिटेल में एक बार समझ जाने के बाद आपके लिए फैक्ट कुछ नहीं रहेगा, 1 लाइनर कुछ नहीं रहेगा, आपको आराम से कर ले जाएंगे। मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जिन्होंने लिखा था उनकी हम बात कर रहे हैं, द्वारा हस्तलिखित एवं व्यूहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामिति सौंदर्यकृत एवं अलंकृत किया गया था, ठीक है। जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा था जिन्होंने संविधान को हस्तलिखित मतलब अपने हाथ से लिखा था, और तो वो क्या किए थे। उसके बाद राम मनोहर सिन्हा जो थे, इसका सौंदर्यीकरण मतलब किसी भी चीज़ का एक होता है ना कि नहीं, इसका इस प्रकार से सौंदर्य और अलंकृत किया था कि अच्छा लगे, तो वो काम कौन किया था? राम मनोहर सिन्हा द्वारा किया गया था। तो आज की क्लास में हम लोग जो बात किए हैं आपको हम बता ही चुके हैं। समितियों की बात की है, जो समिति थी, समिति की हम बात किए हैं, 8 जो समितियाँ थी उसके बारे में। समिति के बाद हम बात किए हैं कि जो प्रारूप समिति थी, महत्वपूर्ण समिति थी वो, उसकी हम बात किए हैं, जिसमें BR अम्बेडकर जो है अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद हम बात किए हैं कि अपना संविधान जो है कब अपनाया गया। उस समय 289 सदस्य थे, 299 सदस्य, सॉरी 299 सदस्य, 284 सदस्य 26 नवंबर 1949 को उपस्थित थे, और उन्होंने उस संविधान पर हस्ताक्षर किया और उसको उस दिन अपनाया गया। उस दिन 26 नवंबर 1949 को कुछ आर्टिकल जो है लागू किया गया, बाकी आर्टिकल जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।
और पूरी तरह से अपना पूरा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। और उसी दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। 26 जनवरी को पूरा देश रिपब्लिक डे मनाता है। तो अगर हम बात करें तो उसके बाद आलोचक, संविधान सभा जो था, संविधान सभा के बाद आलोचक भी कुछ अपनी आलोचना किए हैं संविधान की। तो आलोचना तो जायज़ है, उसकी भी हम बात किए कि किस प्रकार से कौन आलोचना किया है, कौन क्या कहा है। संविधान सभा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही भारत है, इस प्रकार की भी बातें कही गई हैं। ये भी कहा गया है कि जो संविधान सभा बनने में इतना समय लगा वो एक समय की बर्बादी थी। दलील दी गई कि नहीं, जो अमेरिका का संविधान है उसको 4 माह में पूर्ण कर लिया गया था, लेकिन अपना भारत का संविधान लगभग 3 साल का समय ले लिया। तो इस प्रकार की बातें हम किए हैं पूरा डिटेल में, और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि इसके आगे की क्या बात होगी। ठीक है, तब तक आप लोग सभी लोग अपना ध्यान रखिए। सभी लोग को थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, शेयर करते चलिए, लाइक करते चलिए, और सपोर्ट के लिए इस चैनल को सभी लोग को एक बार फिर से थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय, बेस्ट ऑफ लक।